Hello everyone, welcome to ProCVT 20 MCQs of English you can't miss. So let's start. तो ये पैसेज दे रखा है एंड ये पैसेज पढ़ के हमें आगे जो क्वेश्चन है इनका आंसर करना है. ठीक है, तो पहले पैसेज आप वीडियो पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं खुद से, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे एंड आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसको कि ये किस बारे में है. तो ये इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है, कैसे वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या क्या इनिशियल डिकेड्स में जो फोकस था वो क्या था, 1950-60s के टाइम पे क्या क्या सेक्टर्स थे जिन पे फोकस किया गया, क्या क्या चैलेंजेस आए. एंड उसके बाद फिर 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसके बारे में है कि उससे क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या चीज़ें शिफ्ट हुई. ठीक है, एंड आगे आप जाएंगे तो ये हमारी पॉपुलेशन के बारे में, कैसे उनके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आई एंड उसके साथ साथ चैलेंजेस आए. वर्कफोर्स के बारे में है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, इकोनॉमी को इससे क्या इफेक्ट आया. एंड उसके आगे फिर है कि क्या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रेशर आया रिसोर्सेज पे, तो गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि लीडिंग पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन हो गया. तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ा और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ी, या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है कंपनीज को बोला गया कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें ताकि जो है रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो लिमिटेड होती हैं. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ फिर धीरे धीरे उसके बारे में. तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं फिर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस. ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड ऑप्शन डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इसका आएगा ए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस. तो ये हम पैसेज में आपको दिखाता हूँ. ये देखो स्टार्टिंग में लिखा था, तो फर्स्ट लाइन में द फोकस वाज ऑन सेल्फ रिलायंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इनिशियल डिकेड्स. ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. ऑप्शन ए इंक्रीज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी राइज इन फॉरेन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई, सी डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डी स्टैग्नेशन इन द सर्विस सेक्टर. तो 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी वो क्यों लाई गई थी, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वैसे तो इंग्लिश का है तो आप पैसेज से भी पढ़ सकते हो, पैसेज के अंदर दे रखा है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए आई ताकि एफडीआई जो है इंडिया के अंदर आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी. ये भी पैसेज में दे रखा है. ठीक है, तो ये आंसर है हमारा, चेक कर लिया हमने. नेक्स्ट पे चलते हैं. what is the major challenge of India's demographic profile. A overpopulation of elderly citizens, B risk of unemployment due to lack of job creation, C balanced distribution of workforce and D lack of young workforce. तो इसका जो है ये आएगा बी रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन. ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है मेन प्रॉब्लम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जॉब क्रिएशन जो है वो बहुत कम है. मेजर चैलेंज ऑफ इंडिया का वो ये है. ओके, तो ये चेक कर लिया, हमारा आंसर सही है. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट एनवायरमेंटल इशू इज इंडिया फेसिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ए लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस, बी एयर एंड वाटर पोल्यूशन, सी ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, डी एक्सेसिव यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. तो देखो जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो क्या हो रही है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन. हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था अभी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसका आंसर आएगा बी. इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो हमें जो है एयर एंड वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट पॉलिसी इज द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स. ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, सी एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी. तो इसका आंसर आएगा बी रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स. ये भी हमने पैसेज में पढ़ा था, सेकंड पेज पे था ये मेंशन. ठीक है, नीचे के सेकंड पैरा में जो लास्ट पैरा था उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के बारे में. ठीक है, तो ये हमने आंसर चेक कर लिया है. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट हिंडर्स इंडियाज ग्रोथ डिस्पाइट इट्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. ठीक है, A corruption and inefficiency, B over reliance on agriculture,
सी टू मच फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डी लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। ठीक है, तो इसका जो है इसका आएगा ए करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। तो हमारी जो ग्रोथ है वो किस वजह से रुक रहा है भाई, फ्रेमवर्क क्या है जिसके रुक रहा है, तो वो है करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ हिंडर होती है। चेक कर लेते हैं, हाँ तो करप्शन एंड इनएफिशिएंसी है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट पैसेज आ गया। ये आपके जो है आप ये पढ़ सकते हो, ये भी शायद 2 पेज का ये भी, तो आप ये खुद से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस बारे में ये। फ्री विल इज एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट इवेंट और एनवायरनमेंट इन implies complete freedom to make any choice absolutely। तो ये हमारे खुद के बारे में है कि कैसे हम फ्री विल की एबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, कैसे वो इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट या जेनेटिक्स जो है वो क्या होता है, इसमें क्या बैक हिस्ट्री होती है एंड उससे क्या इफेक्ट आता है हमारे ऊपर। ठीक है, कार्मिक इम्प्रिंट के बारे में है, कैसे हम पैदा हुए या किस जगह पे पैदा हुए, क्या कंडीशन लाइफस्टाइल रही हमारी उसके बारे में। ठीक है, कि जब वो होता है तो उससे हमारी अब जो है फ्री विल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमारी जो साइकोलॉजिकल कोडिंग होती है वो बचपन से जब हम बॉर्न हुए होते तो क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, माइंड, लेटिंग गो ऑल आवर ईगोज, अटैचमेंट, फिक्स्ड बिलीव्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फ्री विल क्या होती है, व्हाट वी कॉमनली मीन बाय फ्री विल। ठीक है, तो ये पूरा है, आप खुद पढ़ सकते हो ये, ताकि आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि जब आप खुद समझोगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर आर्ग्यूज दैट द ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज। तो ह्यूमंस के पास फ्री विल क्यों नहीं है? Option 1, our decisions are shaped by past events and environmental influence. Option 2, we are born with predetermined choices that we're forced to make. C, we are always dictated by our minds to take irrational choices. And 4, human beings are born slaves of social constructs and expectations. तो देखो, अभी हमने पैसेज में आपको बताया भी था कि हमारा जो डिसीजन है वो पास्ट इवेंट या एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से होता है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमंस जो ऑथर है उसमें कह रहा है कि ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल, क्योंकि वो जो है शेप किससे होता है, तो पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से। तो इसका आंसर फर्स्ट आएगा। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्री डिटरमाइंड चॉइस, ऐसा थोड़ी कि आप पैदा हुए तो एकदम पैदा होते आपको सब कुछ पता है, वो तो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है ना कि आपकी कोडिंग किस तरीके से हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा। एंड थर्ड ये भी नहीं आया, वी आर डिक्टेटेड बाय आवर माइंड्स। नहीं, माइंड से हम ठीक है डिक्टेट होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम माइंड से इमोशनल होके भी करते हैं हमें कई चीज़ें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि दिल से सोच के डिसीजन लेना, करवा हो माइंड ही रहा है, सब कुछ माइंड से ही चल रहा है बॉडी के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि आप माइंड से रेशनल चॉइसेस लेते हो। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन्स है वो रेशनल इरेशनल ऐसे माइंड से नहीं होते। ठीक है, एंड इसके बाद फोर्थ पे आओगे आप, तो ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न स्लेव्स, तो ये भी नहीं है। ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेशन, नहीं, बॉर्न से कोई नहीं होता। अगर आप सोचो, ये तो बॉर्न होने के बाद जब आप सोसाइटी को देखते हो तो आपके ऊपर है कि आप सोशल कंस्ट्रक्ट्स को या एक्सपेक्टेशंस को आप जो है फॉलो करते हो या नहीं करते हो। तो ये स्लेव आप हो या नहीं हो उन चीज़ों के ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट ही आएगा, हमने पैसेज में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आंसर चेक करते हैं, और ये आवर डिसीजन आर शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Karmic imprint referred to in the passage implies what? Fill in the blanks with the correct option to complete the sentence. So option 1 है the ability to bring about change in oneself. Option 2 है our genetic code, upbringing and environment. Option C, option 3 यानी the truth of our being, our individuality. And 4th है the wrongdoings and voices of our past lives. वाइसेस ऑफ आवर पास्ट लाइफ, सॉरी। तो देखो, ये कार्मिक इम्प्रिंट का भी आपको मैंने लास्ट जब पैसेज था तो वहाँ पे आपको बताया था कार्मिक इम्प्रिंट वाला पॉइंट, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जाके। इसका आंसर जो है ये आएगा ये वाला, आवर जेनेटिक कोड, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि जो हमारी कार्मिक इम्प्रिंट है वो कैसे होता है, तो हमारी जो जेनेटिक्स कोड होगी या अपब्रिंगिंग कैसी हुई या हमारा एनवायरनमेंट कैसा था, लाइफस्टाइल कैसा था, उससे होती है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होता है सेकंड वाला है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं, तो ये सही है हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ, ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, वी एम्ब्रेस आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड कंडीशनिंग। सेकंड, वी मेक चॉइसेस विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड, वी लेट गो ऑफ आवर ईगो अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स। एंड फोर्थ, वी एक्यूमुलेट मोर एंड मोर कार्मिक इम्प्रिंट्स। तो देखो, ये फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ, ये वाला पॉइंट भी फर्स्ट जो पैरा था, मतलब जो फर्स्ट पेज था उसी के लास्ट की लाइंस में था। वी लेट गो आवर ईगो अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स। ठीक है, तो इसलिए आपको पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आपको पैसेज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और अगर नहीं पढ़ पाओगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे आप ढंग से, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पीछे जाके आप पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं, तो ये सही है हमारा। वी लेट गो आवर ईगो अटैचमेंट्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। The author proves that the idea of free will is a myth by suggesting that option 1, our ability to make a choice is restricted by our predispositions. Option 2, we are unable to bring a change in ourselves. Option 3, our choices are solely guided by the current environment. And option 4, our choices are completely independent of past events, our genetic code. तो इसका आंसर जो है, इसमें क्या पूछा, तो ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज अ मिथ बाय सजेस्टिंग दैट। ठीक है, तो ये आएगा फर्स्ट वाला। आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय आवर प्री डिस्पोजिशंस। ठीक है, तो ये भी पैरा में था, फ्री विल के पॉइंट में लिखा हुआ कि जो हमारी एबिलिटी है चॉइस की, वो रिस्ट्रिक्ट किससे होती है, हमारी प्री डिस्पोजिशन से। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, सही है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। What does the author propose as a means to expand the scope of one's agency? Choose the correct option. Option 1, making choices frequently and impulsively. Option 2, engaging in sustained inner work and self-awareness. Option 3, holding on to fixed beliefs and stringent mindset. Option 4, ignoring one's past experiences and dispositions. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये सेकंड, एंगेजिंग इन सस्टेन्ड इनर वर्क एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम। हाँ, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड बी सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज? तो इस पैसेज का जो है सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है? तो आप देखो, पहले डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, फिर सेकेंड है आवर बैक स्टोरी, की टू सक्सेसफुल लाइफ। तो देखो, इतना आपको पैसेज पढ़ गए तो समझ आ गया होगा कि फ्री विल तो होना चाहिए उसमें टाइटल के अंदर, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पैसेज है, वो फ्री विल के ऊपर है बेसिकली। ठीक है, तो या तो फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। थर्ड है, डू ह्यूमन बींग्स रियली हैव फ्री विल। एंड ऑप्शन 4, मेकिंग चॉइसेस एवरी मैन्स प्रेरोगेटिव। ठीक है, तो मैंने आपको बोला फ्री विल के ऊपर है, तो फ्री विल तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन 1 है डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, एंड ऑप्शन 3 है डू ह्यूमन बीइंग रियली हैव फ्री विल। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, ऑप्शन जो ऑथर का था कि ये वाला, ऑथर प्रूव्स दैट द आइडिया ऑफ फ्री विल इज अ मिथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से या फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, तो इससे आपको समझ आया होगा कि क्या सूटेबल टाइटल होना चाहिए आपको। सॉरी ये रहा हमारा। तो यहाँ पे देखो, डू ह्यूमन बीइंग्स रियली हैव फ्री विल, ऑथर इसी बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, फ्री विल के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड किस बारे में, कि ह्यूमंस के पास क्या फ्री विल है सही में या नहीं है, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ज़्यादा सूटेबल टाइटल जो है ये हमारा 3 वाला लग रहा है। ठीक है, तो इसका सूटेबल टाइटल क्या आएगा, 3। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर सही है, डू ह्यूमन बीइंग्स रियली हैव फ्री विल। ठीक है, फिर rearrange the following phrases in the right sequence to form a meaningful sentence. For 7 hours but was hardly. फिर है because of the absence of any motivation. C है able to decide who the murderer was. And option D है she worked on the case. तो देखो, यहाँ पे आपको चारों पढ़ के क्या लग रहा है, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? देखो, यहाँ स्टार्टिंग जो है for 7 hours, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है।
नहीं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, बिकॉज तो जब इन बिटवीन द सेंटेंस आता है, स्टार्टिंग नहीं होती जनरली बिकॉज से, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा हो तब बिकॉज से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वैसे सेंटेंस के अंदर बीच में आता है, स्टार्टिंग नहीं होती। तो यहाँ पे आज शी वाला जो है ये शी वर्कड ऑन द केस, इससे स्टार्टिंग जो है ये कर रही हैं हम, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये सबसे पहले आएगा। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं डी कितनों में है। तो डी है सेकंड में एंड थर्ड में, एंड डी के बाद या तो ए लिख रहा है, इसमें सी लिख रहा है। तो अब देखते हैं डी के बाद ए आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो ए है शी वर्कड ऑन द केस, फिर ए फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली, एंड दूसरा ऑप्शन था सी का, ये वाला सी, शी वर्कड ऑन द केस एबल टू डिसाइड हु वॉज द मर्डरर। तो ये सही नहीं बैठ रहा है, ये वाला बेटर है, ठीक है। बेटर क्या, सही मीनिंग बैठ रहा है इसका, शी वर्कड ऑन द केस फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली, इसके बाद ये लग रहा है सी, हार्डली एबल टू डिसाइड हु वॉज द मर्डरर, हु द मर्डरर वॉज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। अब देखो आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो आपको ऐसे ही तरीका अपनाना पड़ेगा कि पहले देखना है कि सबसे पहला कौन सा लग रहा है, तो डी लगा, तो डी कितनों में, 2 में, तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। एंड उसके बाद आपने देखा एक में ए है, एक में सी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से देखना है ए सही बैठ रहा है, सी सही बैठ रहा है और मार्क कर देना है। ये आप पूरा सेंटेंस बनाते रहोगे अगर, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाओ आप, मीनिंगफुल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है चेक करो, नहीं बैठ रहा है जल्दी जल्दी करना है तो इन शॉर्ट आप जल्दी जल्दी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। बस 2 मैच कर लिए क्योंकि वो ऑप्शन तीसरा अलग ही है, ठीक है। तो 2 मैच हो गए, उस अपने आप यूनिक आंसर है वो, ठीक है। तो डी ए सी बी सेकेंड आंसर था हमारा, जो कि सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अ स्मॉल डैश बिटवीन 2 चिल्ड्रन एंडेड अप एज ग्रुप फाइट, ठीक है। तो अ स्मॉल अल्टरकेशन, अ स्मॉल मैच, अ स्मॉल कॉन्टेस्ट, अ स्मॉल रेस। देखो मैच, कॉन्टेस्ट या रेस ये तो एक स्पोर्ट्स टाइप का या एक्टिविटी हो गया कुछ, ठीक है। कॉन्टेस्ट तो इसमें एंडेड अप एज ग्रुप फाइट नहीं होगा, अल्टरकेशन यहाँ ज़्यादा बेटर बैठेगा। एक छोटी सी कोई बात जो है 2 बच्चों के बीच में क्या हो गई, एक ग्रुप फाइट की तरह हो गई, ठीक है, एक ग्रुप फाइट की तरह खत्म हुई। तो वो छोटी सी बात थी 2 बच्चों के बीच में और वो बढ़ते 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 एक ग्रुप फाइट में तब्दील हो गई, ठीक है, बदल गई। तो यहाँ आएगा इसका आंसर अल्टरकेशन। तो चेक कर लेते हैं, हाँ ये आ गया। फिर नेक्स्ट 15 पे चलते हैं हम। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेसेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च, सॉरी मैं अंडरलाइन वर्ड ढूंढ रहा था, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दे नहीं रखा है। एक्चुअली अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पे आएगा टॉइंग, ठीक है। तो फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली। इसमें क्या आएगा, लॉन्च, वी हैव बीन लॉन्चिंग विद द आइडिया, नहीं ये भी नहीं होगा। वी हैव बीन शोइंग विद द आइडिया, ये भी नहीं आएगा। एंड कंसिडरिंग एंड केयरफुल है, तो देखो यहाँ कंसिडरिंग आएगा, ठीक है। कंसिडरिंग इसलिए आ सकता है क्योंकि फॉर सम टाइम नाउ वी हैव बीन, टॉइंग की जगह क्या कंसिडरिंग, तो वी हैव बीन कंसिडरिंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली। तो ये सही बैठ रहा है कि हम कुछ टाइम से सोच रहे थे कि जो क्या कंसिडर करने का आइडिया, ट्रांसफरिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल सेल्स टू ऑनलाइन, ठीक है। तो ये कंसिडरिंग आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। एंड अंडरलाइन वर्ड जो है ये है टॉइंग, ओके। ये अंडरलाइन नहीं हुआ है यहाँ पे बस, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन करना रह गया है, ठीक है, कंसिडरिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द कॉन्सर्ट डैश बस, ठीक है। ऑप्शन बाय बस, विथ बस, फ्रॉम बस, थ्रू बस। देखो बस के थ्रू मतलब ऐसे बस के थ्रू थोड़ी कोई आता है, ठीक है। फ्रॉम द बस, हाँ फ्रॉम द बस भी हो सकता है लेकिन ये भी सही नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे बस से आ रहे हो आप, बाय द बस आएगा, ठीक है। विद द बस भी नहीं होगा, बस के साथ नहीं आया ना, बस के अंदर बैठ के आए हो, ठीक है। तो बाय द बस सूटेबल है यहाँ पे।
मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द कॉन्सर्ट बाय बस। या किसके द्वारा? बस के द्वारा, थ्रू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फ्रॉम तब यूज करते हैं जब हम कि ऐसे बस से आ रहा है, वहां पे अराइव किए हैं, कोई आ नहीं रहा है कि वो बस से आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम बस, ठीक है। यहाँ पे जो है बाय आएगा क्योंकि अराइव कराया गेस्ट ने। ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम कि गेस्ट जो है वो आ रहे हैं या किससे आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक वैसे इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। चलो, सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म्ड दैट हिज पार्टनर हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है। तो द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ, तो थीफ ने क्या डिसबिलीफ शो किया? जब उसे बताया गया कि उसका जो पार्टनर है वो अरेस्ट हो चुका है, तो उसने माना नहीं, उसने ये डिसबिलीफ शो किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका शोड का जो है ऑपोजिट मीनिंग क्या आएगा? तो शोड हो गया शो करना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट बोला है हमें, तो डिस्प्लेड, तो इसका ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है। फिर कंसील्ड, तो ये ऑपोजिट बैठ जाएगा। एंड आगे है बैटल्ड एंड मार्क्ड, बट इसका आंसर आया कंसील्ड, ठीक है। यहाँ शो की बात हो रही है, यानी दिखाना है। कंसील्ड एंड छुपाना हो गया, ठीक है, ये नाम एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंसील्ड, चेक कर लेते हैं एक बार हम, कंसील्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ देखो, अब हम देखेंगे सबसे पहले फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड है सर्विसेज टू कस्टमर ऑन फेस टू फेस बेसिस। सी है एम्प्लॉयज विथ होम दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके आगे है द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो कौन सा बैठ रहा है? तो इसमें फर्स्ट लग रहा है एंड डी भी लग रहा है मेरे को, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड, डी वाला ऑप्शन कौन सा है? डी के बाद ए है, कस्टमर एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड। नहीं, ये तो सही नहीं बैठ रहा है डी के साथ, ठीक है। तो हम चलेंगे ए से, ट्राई करते हैं। सी से भी है बट सी से नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयज विथ होम दे डील, नहीं सर्विसेज। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड, ठीक है, ए सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन फेस टू फेस बेसिस, ठीक है, ये सही बैठ गया, ए बी फेस बेसिस, ठीक है। तो ए एंड बी सही बैठ रहा है, ए बी फर्स्ट ऑप्शन में है, ए बी, ठीक है। आगे फिर है डी, बेसिस द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज विथ होम द डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सही है फिर, है ना। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर ऑन फेस टू फेस बेसिस द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज विच दे डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि फॉर से हम स्टार्ट नहीं कर रहे थे पहले, द से जनरली सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ सही से बैठा नहीं, ठीक है। यहाँ फॉर से ही स्टार्ट हुआ और यहाँ चारों ऑप्शंस अलग थे। तो जब हमने देख लिया कि हाँ ए के बाद बी सही बैठ गया तो हम कर सकते हैं, ये पूरा मार्क आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा आप कंप्लीट करके देख लो, टाइम नहीं है तो आप इतने में करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ए बी डी सी फर्स्ट ऑप्शन सही था हमारा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। ये भी सेम है वही, इसको भी देखते चलो। ए है एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू, ठीक है, तो इससे स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। फिर भी है स्पेशली विद इन द इंजेक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली, ये भी नहीं लग रहा है। सी जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी। एंड डी है एथिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं डी बी सी, ये चारों देखते हैं इसको, चलो बना के देखते हैं एक बार। जस्टिस इज एसोसिएटेड विद नोशन ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी especially with the action to treat as a concept fundamental to concept to ethical। तो ये देखो आप, ये सी आएगा पहले, जस्टिस इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। फिर कॉमा
एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू, ठीक है, सी ए, फिर यहाँ देखते हैं सी ए की वैसे तो सी ए, फिर आ गया है बी, स्पेशली विद द इंजेक्शन टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एथिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी डी, ठीक है। तो ये वाला जो है सही बैठ गया, तो हमें ज़्यादा चेक करना ही नहीं है, बस सीधा दो बैठ गए ना सही, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग आप देखो, तो सी एंड ए सही बैठ गए, बस ये हम सेकंड वाला मार्क कर देंगे। चेक कर लेते एक बार फिर भी, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना के देखना है जैसे हमने बनाया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो करना है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये आ गया फिर से रीअरेंज है, तो चलो ए है स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, तो ए से भी स्टार्ट हो सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन, ये भी सही लग रहा है वैसे, दैट एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स, तो ये सही नहीं लग रहा है, इससे स्टार्ट तो नहीं होगा मेरे ख्याल। फिर सिलेटिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड्स, इससे भी स्टार्टिंग नहीं लग रही है मेरे को, ए या बी में से होगा, ठीक है। और कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन स्टूडेंट थिंकिंग, ए या बी से, ठीक है, बी से दो हैं, बी के बाद ए, बी के बाद डी। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन स्टूडेंट्स विद टूल, ये नहीं, ये सही नहीं है। फिर डी इज एन इलिसेटिक इलास्टिक, जो भी है प्रोनाउंसिएशन भाई मेरे को वर्ड प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, इलास्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड, ना बी के बाद डी, हाँ ये सही जा रहा है वैसे। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इलास्टिक एंड यूनिक टीचिंग मेथड, ठीक है, तो ये बी फिर डी, ठीक है, ये वाला सही बैठा। फिर सी मेथड दैट एनहेंसेस क्रिएटिविटी एंड प्रोवाइड्स, एंड फिर है ए स्टूडेंट्स विद टूल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, तो देखो ये वाला सही बैठ गया, ठीक है। तो ए बी में से लग रहा था हमें कि स्टार्ट होगा, क्योंकि जो सेंटेंस था स्टार्टिंग के लिए वो फिट बैठ रहा था, बट बी एंड ए बैठा नहीं सही से, बी एंड डी सही से बैठ गया, तो देखो इसका ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड वाला बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।